हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। और आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वर्णमाला, अल्फ़ाबेट। दोस्तों, एग्ज़ाम कोई भी हो, वर्णमाला का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और यहाँ से हमेशा 2 से 5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। ये वीडियो जो है ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, जैसे यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल वीडियो जो भी इसके अंदर आते हैं, यूपीएससी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है और बहुत इम्पोर्टेंट। इसके बाद हम लोग जो है 10 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट भी है इसके पीछे, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला की अगर बात की जाती है तो वर्णमाला कहते किसे हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो पहला यहाँ से बात आती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण या फिर अक्षर कहलाती है। ठीक है, वर्णों की उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और वर्णों का जो उच्चारण समूह होता है इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। दूसरे प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि वर्णों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अगर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण की बात की जाए तो कुल वर्ण कितने हैं, 52। इन 52 वर्णों में जो है 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, स्वर और व्यंजन में। तो स्वर क्या होते हैं, स्वर समझेंगे हम। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, अर्थात इनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर स्वरों की बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 11 है। वो 11 कौन कौन सी है, देखते हैं। जो 11 स्वर हैं ये इस प्रकार से हैं: अ बड़ा छोटी ई, बड़ी ई, उ बड़ा उ, ऋषि जैसे ऋषि, ए बड़ा ए, छोटा ओ और औ। अगर इनको हम काउंट करते हैं तो ये संख्या 11 निकलती है। तो कुल जो होते हैं स्वर वो होते हैं 11। फिर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, इनकी संख्या केवल और केवल 4 होती है। इनके उच्चारण में बिल्कुल कम समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये हैं आ, ई, उ और रे। जबकि दीर्घ स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वरों की संख्या की बात कर दी जाए तो ये संख्या में 7 होते हैं और इनकी उच्चारण में जो है ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, अर्थात ये जो स्वर हैं संख्या में 7 हैं। और आ बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, फिर बड़ा ए, छोटा ओ और फिर बड़ा औ। तो यहाँ पे इनकी संख्या 7 होती है और ये निम्न है। परीक्षाओं में ऐसे ही पूछ दिए जाते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है। इस प्रकार से पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन जो वर्ण होते हैं वो बिना स्वर के उच्चरित हो ही नहीं सकते। उनको बोलने के लिए जो है स्वरों की जरूर आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के कई प्रकार होते हैं जिनको बांटा गया है। तो स्पर्श व्यंजन, एक कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। अगर कंठ से जो बोले जाते हैं तो पूरा का वर्ग आता है।
का खा गा घा गा। तालु से चा वर्ग पूरा आता है और मूर्धा से टा वर्ग पूरा आता है। दंत से ता वर्ग पूरा आता है और ओठ से जो है पूरा पा वर्ग आता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग समझ के पढ़ना है, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है टॉपिक को। चलो पढ़ते हैं आगे। दूसरा जो व्यंजन का प्रकार होता है वो होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है और ये भी संख्या में होते हैं 4 यरलेवा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रकार है ऊष्म व्यंजन, जिसको बोलने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसको बोलने से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये भी संख्या में 4 स और हा। स हा। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? छात्र को जो है संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जब दो व्यंजन मिलकर के एक नया व्यंजन बना देते हैं उसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। कुछ ध्वनियाँ होती हैं द्विगुण या फिर उत्क्षिप्त ध्वनियाँ, ये डाढ़ा हैं। डाढ़ा को द्विगुण या उत्क्षिप्त ध्वनियों के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चंस क्या हैं? अनुस्वर और विसर्ग को भी हम लोग पहचानेंगे। अनुस्वर में केवल एक बिंदी होती है जबकि विसर्ग में ये। ठीक है, तो इसको अनुस्वर और विसर्ग कहा जाता है और ये ध्वनियाँ होती हैं आयोगवाह ध्वनियाँ। हिंदी में आयोगवाह ध्वनियाँ की बात की जाए तो अनुस्वर और विसर्ग। अब एक हम लोग पेपर लगाएंगे, इससे संबंधित परीक्षा में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका एक पेपर है, हम लोग इस पेपर को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और कहना है आप लोगों से, जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, पास में देखिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? अगर कुल स्वरों की बात कर दी जाए तो कुल स्वर होते हैं 11। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? कुल कितने वर्ण होते हैं? तो यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़ा त्रुटिपूर्वक लग रहा है। तो यहाँ पे जो कुल वर्णों की बात होती है वो होती है 52। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण जो होते हैं वो होते हैं 52। फिर हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो कुल जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं 41। 41 व्यंजन होते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन करेक्ट होता है। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ स्वर। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, उनकी संख्या पूछी गई है। तो दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 7। तो सी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन का वर्ग में आता है? तो का खा गा घा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होता है वो ए ऑप्शन करेक्ट होता है और ये नहीं आते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो एक लाइक तो बनता है ये बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चा वर्ग में आता है? चा वर्ग में चा छा चा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होता है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है और बाकी का घा फा गलत आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्वेश्चन है, ता वर्ग में कौन सा आता है? तो ता था दा धा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा ए ऑप्शन ता वर्ग में आता है। और ता वर्ग जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है दंत। ता वर्ग के जो वर्ण आते हैं उसका उच्चारण स्थान दंत होता है। ठीक है, और जो चा वर्ग के आते हैं उसका होता है तालु। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि फा बा भा मा किस वर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं पा वर्ग में। सी ऑप्शन करेक्ट होता है। और पा वर्ग जो है ये ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। ओष्ठ की सहायता से बोली जाती पा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9,
का वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो का से कंठ, यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होता है वो होता है सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस है जो क्वेश्चंस है अगला था ठीक। जो क्वेश्चंस है ता था दा धा ना का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। ता था दा, तो ता था का मतलब होता है दंत ध्वनियाँ होती है, दंत ध्वनियाँ होती हैं। ता था दा धा ना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है भैया, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4 और ये व्यंजन होते हैं सी, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होता है सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन है। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन है ट ठ ड ड ड़, च छ ज झ क ख ग घ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होता है डी, अर्थात सा स स ह। ये ध्वनियों को ऊष्म ध्वनियों के नाम से जाना जाता है। इनको बोलने से ऊष्मा उत्पन्न होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, या रलैव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होता है अंतस्थ व्यंजन होते हैं या ला, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। संख्या होती है इनकी 4। तो इस क्वेश्चन में कौन सा है, ला। तो यही ऑप्शन होता है करेक्ट। तो आज के वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं आपके लिए और आपका काम होगा हमारा सपोर्ट करना। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।